हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE Advanced Math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पेपर का पैटर्न रहता है और किस तरीके से मतलब उसमें क्वेश्चंस आते हैं। सर देखिए, जो पैटर्न की आप बात कर रहे हो, तो पैटर्न के अंदर जो है, सबसे पहले तो साइंस जो है रहने वाला है। साइंस में PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये मिला के, तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर ये 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये 1 मार्क्स ईच के जो है यहां पर क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। देन इसके बाद मैथमेटिक्स का सेक्शन रहने वाला है। मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 1 मार्क ईच क्वेश्चंस मैंने यहां पर बताया। देन उसके बाद सोशल साइंस SSC जो है
ये यहां पर सोशल साइंस के जो है 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो पहला पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स के पेपर को हम सेट कहते हैं। तो ये सेट का पेपर हो गया, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि दिस इज सेट पेपर। देन उसके अलावा मेंटल एबिलिटी का एक अलग से पेपर होता है, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है मेंटल एबिलिटी, जो कि मैं मानता हूं कि अगर आपको ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करना है तो आपको हमेशा उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये 100 मार्क्स का जो होता है ये मेंटल एबिलिटी का अलग से पेपर आता है। तो ये जो है इस तरह से पेपर के पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सर। सो दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके बारे में मैं वीडियो दोस्तों बना चुका हूं आप लोगों के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो सर ने पैटर्न बताया स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी, उसके 100 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली ये सेकंड पेपर होता है। जो एनसीईआरटी ने टाइमिंग डिक्लेयर कर रखा है उसके अनुसार 9:30 टू 1:30 9:30 टू 11:30 सॉरी वो मैट का पेपर होता है, और फिर 1:30 टू 3:30 सेट का पेपर होता है। ये जो टाइमिंग है ना राजस्थान फॉलो करता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स फॉलो करते हैं, बट कुछ स्टेट्स फॉलो नहीं करते। जैसे यूपी के अंदर 4 घंटे का लगातार पेपर होता है 8 बजे से 12 बजे तक। तो ये पेपर टाइमिंग्स एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, स्टेट्स स्पेसिफिक है, स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। एनसीईआरटी ने जो स्टेज 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट बोर्ड्स को दे रखी है कंडक्ट कराने की, तो वो जब कंडक्ट होता है तो वो अपने हिसाब से टाइमिंग चूज कर सकते हैं। टाइमिंग विल बी एन इशू, और इस वजह से जो भी आपका स्टेट का टाइमिंग है, इस साल का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 2019 का जो पेपर था वो जिस टाइम पे हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वो उसी हिसाब से अगले साल भी पेपर होने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देता हूं पहले। हार्दिक पूछे आई थिंक देयर विल बी नो एनएसईपी कोर्स। बेटा मैं आप लोगों को बता चुका हूं एनएसईपी नाम का कोई कोर्स नहीं होता, हमें जेई का सिलेबस ही पूरा पढ़ना होता है। इसके अंदर जेई क्लास 11th और क्लास 12th आप लोगों को पढ़नी है। मंथली क्या क्या पढ़ना है मैं इसका ऑलरेडी शेड्यूल बना के दे चुका हूं आप लोगों को। मंथली स्ट्रेटेजी इन एनटीएससी नहीं एनएसईपी, एनएसईपी का मंथली स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। एनएसईसी का भी दे चुका हूं, केवीपीवाई का दे चुका हूं, एनएसईजेएस का दे चुका हूं, प्री आरएमओ का दे चुका हूं। आज हम दोनों मिलकर आप लोगों को एनटीएससी का वीडियो देने वाले हैं कि भाई कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर हम लोग फोकस करेंगे सोशल साइंस पर। सोशल साइंस इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, स्पेशली इन राजस्थान व्हेन यू आर इन राजस्थान। दूसरे स्टेट्स में भी काफी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कुछ स्टेट्स में मेंटल एबिलिटी का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। तो स्टेट स्पेसिफिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो बच्चे 9th से लेकर 10th में जा रहे हैं उनका दिमाग में बहुत ज्यादा ये होगा कि भाई एनटीएससी स्टेज 1 2020 को कैसे मास्टर करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हम लोग देंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंटल एबिलिटी से। चलिए तो मेंटल एबिलिटी के का देखिए हम दोनों ने ही डिस्कस कर रखा है कि भाई मेंटल एबिलिटी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सर पहले अपने इनपुट्स देंगे इसके अंदर मेंटल एबिलिटी में। तो जैसे मेंटल एबिलिटी जो है मतलब आपको आई विल सजेस्ट कि पूरा राउंड द ईयर्स लाइक 2 साल जो है इसकी पूरी डिटेल में प्रिपरेशन करनी चाहिए। पर अगर आप अभी 9th से 10th में आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम 1 साल में भी ये जर्नी जो है ये कवर कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर। जैसे सर ने सोशल साइंस बताया, मेंटल एबिलिटी को मैं इसलिए क्रूशियल कह रहा हूं बच्चों क्योंकि 2 घंटे जो है, जो 2 घंटे तक का ये जो पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो 50% ऑफ द टोटल मतलब 200 में से 100 मार्क्स जो है वो मैट के होने वाले हैं। इसके जो टॉपिक्स हैं अभी सर डिस्कस करके अपने को बताएंगे कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने को ध्यान रखने होते हैं इसमें। बट मैं जो मेरा प्रिलिमिनरी जो चीज है मैं बोलूंगा कि मैट और सोशल साइंस बच्चों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। बिकॉज जो प्रीवियस एनालिसिस रहा है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, प्रीवियस जो ट्रेंड्स रहे हैं उसमें हमेशा बच्चों का ये एक ऑब्जर्वेशन निकल के जो सामने आया है कि सर साइंस और मैथ्स तो हो गई हमसे, सोशल साइंस में वो क्यों अटक जाते हैं ये भी बात करेंगे हम, उसका एक रीजन है। तो सोशल साइंस जो है और मेंटल एबिलिटी इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर है बिकॉज इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी देन देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग लाइक clear cut marks that is way above the selection marks, so that is the benefit if you are scoring good in mental ability। तो सर जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा इस पे चर्चा कीजिए। देखो अब क्या होता है ना कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे नंबर सीरीज है, ठीक है। तो देखो एक होता है अत्र, एक होता है तत्र, एक होता है सर्वत्र। इसका मतलब होता है यहां, इसका मतलब होता है वहां, यह होता है सब जगह। तो ये टॉपिक सर्वत्र है, मतलब हर स्टेट में
इसके क्वेश्चंस आते हैं, हर स्टेट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए मेंटल एबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इसके लिए कोई बुक पूछेगा तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं। अगर एक पर्टिकुलर बुक आपको फॉलो करनी है तो आप आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो आर एस अग्रवाल थोड़ी सी टफ है, क्योंकि वो बुक बेसिकली कैट के एग्जामिनेशन के लिए भी डिजाइंड है, जीएस के वो जो अपना यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके लिए भी डिजाइंड है, आईबीपीएस मतलब बैंक पीओ के लिए भी डिजाइंड है। तो वो एक ही बुक है जिसमें सब कुछ है। तो एनटीएससी के लिए वो ज्यादा लेवल हो जाता है थोड़ा सा, बट स्टिल उसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं। द गुड पार्ट इज कि उसमें सारे के सारे टॉपिक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे नंबर सीरीज हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्टेट स्पेसिफिक होता है, हर एक स्टेट का अलग होता है। जैसे बिहार के अंदर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, इन दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। सिलोजिज्म भी ऑलमोस्ट सब जगह आता है। सिलोजिज्म जो ये होता है ना, जिसमें वेन डायग्राम्स बनते हैं, ऑल आईआईटीएंस आर सक्सेसफुल, ऑल सक्सेसफुल हैव कार्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना सिलोजिज्म, वो आपके हर स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। लास्ट 4 इयर्स के आप पेपर देखिए। आप लोगों को याद होगा 2013 से वापस से 10th क्लास में एनटीएससी होने लगा है। इसका मतलब यू हैव एक्सेस टू 7 इयर्स ऑफ पेपर। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 साल के पेपर्स का एक्सेस आप लोगों के पास हो सकता है। मैं लास्ट 4 इयर्स का आपको बोल रहा हूं। लास्ट 4 इयर्स के पेपर को देखिए और उसके हिसाब से मेंटल एबिलिटी को आप एनालाइज कीजिए। हम लोग तो करेंगे ही सही आप लोगों के लिए एनालाइज, और स्टेट स्पेसिफिक कुछ सोल्यूशन भी लाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली टेस्ट सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, स्पेशली जो स्टेट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट विल ट्राई टू बिंग, बट द थिंग इज कि आप लोगों को भी खुद आइडिया होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों खासकर अगर मैं बिहार की बात करता हूं, जहां पे सेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, बैट का पेपर भी डिफिकल्ट आता है। अगर आप सोचिए कट ऑफ 145 है और कोई स्टूडेंट 90 मार्क्स मैट में ले आए, तो मेरे हिसाब से गेम खत्म हो गया। क्योंकि आप खुद सोचो, नेगेटिव मार्किंग एनटीएससी में होती नहीं है। तो अगर 100 मार्क्स का सेट है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आते ही होंगे, कुछ में अगर तुक्के भी मार दिए तो भी 55 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 145 लाए जा सकते हैं अगर मैट में 90 मार्क्स ले आए तो मैट में अपने को स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो बॉटम लाइन क्या है, कुछ टॉपिक्स हर जगह है, उनको करना है। कुछ स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो आपको लास्ट 4 इयर्स के पेपर देखने के बाद पता चलेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आज से ही दिसंबर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप लोगों को ये पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको मास्टर करना है और फिर रिवीजन करना है। हम लोग भी आपको क्लासेस देंगे, प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस होंगी, तो आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखिए, केवल प्लस प्लेटफॉर्म से आने से काम नहीं होगा। क्लासेस सारी अटेंड करनी पड़ेगी, नोट सारे बनाने पड़ेंगे, होमवर्क सारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी की ये बात हो गई। सर अगर मेंटल एबिलिटी के अंदर अपन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें, बच्चों को टाइम का बहुत इशू होता है। सो लाइक हाउ कैन स्टूडेंट्स मैनेज देयर टाइम इन द मेंटल एबिलिटी पेपर? अब देखिए सर, होता क्या है इसमें, ये मैं बोलूँगा मेंटल एबिलिटी के साथ जनरलाइज्ड कोई भी पेपर के अंदर ये स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है। जिस भी पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी लगाइए। होता क्या है कि हम 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जब 120 मिनट में बैठते हैं, तो हम क्या होते हैं ना, जब हम घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं, कोई एक टॉपिक उठाया हमने, उसके करने लगे, फिर हम बीच में ब्रेक दे देते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे क्या करते हैं, पीछे आंसर एक एक क्वेश्चन का करके चेक करने लगते हैं। तो आपकी जो कंटिन्यूटी होती है वो एक तरह से बिल्कुल स्मूथ जो होती है, फॉर ए लॉन्ग टाइम की आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनी होती है। तो मेरा ये सजेशन है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर पेपर के टाइम में अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो इस तरह से है कि देखो बच्चों 100 क्वेश्चन है। अब हमें जब हम पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं या फिर जितने भी टाइम हमने प्रिपेयर किया, हमें ये चीज़ पता होती है कि कौन से हमारे वीक टॉपिक्स है, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका कोई वीक टॉपिक है, पहली बात तो वीक टॉपिक छोड़ना नहीं है, बट फिर भी हमें क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे हमेशा जैसे डीआई के क्वेश्चन में फंस जा रहा हूँ, तो जब मुझे पता है डीआई के क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूँ या मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ऐसी चीज़ को आप बाद के लिए छोड़िए। 100 क्वेश्चन में से अगर 80 क्वेश्चन या फिर 85 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, तो टारगेट देम फर्स्ट।
पहले उन्हें कीजिए, जिससे क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब मुझे पता है मैं डीआई में फंसने वाला हूं, मैं डीआई लेके बैठ गया, मैंने 15 मिनट वहां पर वेस्ट कर दिए, तो इन द एंड क्या होगा, मेरे पे ही प्रेशर आएगा और मेरी ही प्लानिंग डिस्टर्ब होगी। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सजेशन है आपको मैट के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो ये है कि अटेम्प्ट विद द थिंग्स दैट यू नो बेटर। तो उनको कीजिए, क्योंकि देखो करने तो सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्यों हम प्रेशर में आके पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लें जिससे कि हम मतलब बाद में हमें ऐसा लगे कि टाइम की शॉर्टेज हो गई। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू इन द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो ये मेरा जो है सर इसके ऊपर एनालिसिस है। सो दोस्तों एक चीज राहुल सर ने बहुत अच्छी से बताई कि देखिए आप जब दिसंबर से प्रिपरेशन करेंगे, अभी हम लोग मंथली स्ट्रेटेजी पे भी आएंगे, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी मार्च अप्रैल सारी के सारे स्ट्रेटेजी हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग टॉपिक्स पढ़ें उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर लिखते रहें। तो देखिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये आपके वीक टॉपिक्स होते हैं जिनकी थ्योरी में भी आपको प्रॉब्लम है। इसकी थ्योरी में भी प्रॉब्लम है, मतलब इसकी थ्योरी भी समझ में नहीं आती है आपको कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर मैं फिजिक्स का एग्जांपल लूं, क्योंकि सर भी फिजिक्स के हैं और मेरी फिजिक्स एक वीकनेस रह चुकी है, तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मेरे लिए यहां पे आता है। मेरे को हमेशा उसकी थ्योरी बार बार पढ़नी पड़ती थी। यहां पे बी में थ्योरी ओके है मगर प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ए में वो होता है कि भाई थ्योरी भी अच्छी है, प्रैक्टिस भी बढ़िया है, इसको तो अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दे दो ना तब भी मुझसे हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, अगर इस तरह से आपने टॉपिक को टैग कर रखा है तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। मैं बताता हूं कैसे। जब हम जुलाई जून इसमें आएंगे तब आप मेंटल एबिलिटी के टोटल मिला के 32 टॉपिक्स होते हैं। 32 में से तकरीबन 16-17 या मतलब जून जुलाई में तो मतलब बहुत सारे, मतलब 20 टॉपिक्स आप लोग कर चुके होंगे। 20 टॉपिक्स में से अगर मान लो मैंने कभी 20 टॉपिक्स का टेस्ट लिया तो 6 आपके यहां पे है, मान लेते हैं 6 यहां पे है, 7 यहां पे है, तो आप इन 7 को पहले रिवाइज करोगे, इन 6 को फिर रिवाइज करोगे। अब मान लो आपका समय खत्म हो गया, ठीक है 8 कर लेते हैं इसको, 8 6 6, तो अगर मान लो आपका समय खत्म हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नींद से उठा के भी अगर करा दिए जाए तो भी आप इसमें स्कोर कर लोगे। और इमेजिन कीजिएगा अगर आपने इस तरह की कोई भी टैगिंग नहीं की तो आपको 20 के 20 टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे, सब में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बी टॉपिक्स के अंदर भी आपको थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं, सीधा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस तरह से अपना फोकस बनाइए, छोटे छोटे ग्रुप्स में टॉपिक्स को बांटिए, और ये जो 3 ग्रुप्स हैं उसमें अगर आपने बांट लिया तो आप सबसे ज्यादा टाइम यहां दे सकते हैं, यहां पे दे सकते हैं। और हमारा फोकस क्या होना चाहिए, बाय द एंड ऑफ 2-3 रिविजन सी वाले टॉपिक्स बी में चले जाए, बी वाले टॉपिक्स ए में चले जाए, फाइनली सी में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के लिए सी टॉपिक, सी वाला जो सेट है वो एम्प्टी होता है तो उसके सिलेक्शन के और रैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सर ने बताई, स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैंने इलैबोरेट किया है। आपने सिंपल टॉपिक्स फर्स्ट पिक करने हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, इस बार 55 क्वेश्चंस इजी थे तकरीबन, ठीक है, ये 55 क्वेश्चंस इजी थे, 35 क्वेश्चन मीडियम और 10 हार्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ब्रेकअप है, ये 55 क्वेश्चन एक गो में आप लोग कर सकते हो। जैसे आपने देखा टिक हो गया, देखा टिक हो गया, देखा टिक हो गया, एट द एंड ऑफ द टाइम आप पता है पाओगे कि 40 मिनट में आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर दूसरी बार आपने देख तो सारे क्वेश्चन लिए, जो मीडियम लगा रखे ना आपने, क्या आपको लगता है कि ये करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा ना हो जाएगा, तो इसमें आप लोग पता है 35 मिनट में या फिर 50 मिनट में ये 35 क्वेश्चंस कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द टाइम आप हार्ड में लगाओ, और हार्ड में भी अगर आपने एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया ना तो आप इसमें से भी कुछ क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। एंड दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ स्कोरिंग मोर देन 90 मार्क्स इन मैथ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्कोरिंग more than 90 marks in math, because scoring greater than or equal to 90 marks is a must in mental ability, especially if you are in Rajasthan, if you are in Delhi, if you are in MP, if you are in Gujarat, if you are in Maharashtra, where competition levels are very high, cutoff expected are very high, you need to score more than 90, otherwise you will be out of the race straight away, because there will be some marks which you will be losing in Rajasthan in social science, राइट। सो यू हैव टू कवर ऑल दीज मार्क्स हेयर। हम लोगों ने जिनको पढ़ाया है, जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें मेंटल एबिलिटी में हाईएस्ट मार्क्स 99 थे। अब आप बताओ 99, और अगर आप मेरिट लिस्ट देखोगे ना, मेरिट लिस्ट देखोगे तो मिनिमम मार्क्स पिछले साल
92 थे जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर आप मिनिमम मार्क्स देखो, मतलब 92 से कम वाले बच्चे तो रेस के बाहर हो गए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए, हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी के लिए किया है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस। सर ये चीज पूछ रहे हैं बच्चे कि अगर किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लिया जाए तो उसको वो कैसा होता है, पहली बात तो, ठीक है। कोटा के किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, विदाउट नेमिंग द नेम ऑफ कोचिंग ऑब्वियसली, कैसा मटेरियल होता है, और दूसरा हमारा मटेरियल कैसे होगा जो हम प्लस प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं। देखो, जो कोटा के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनका मटेरियल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। सबसे पहली बात तो जैसा सर ने बताया था, मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि मेंटल एबिलिटी पीछे चल रहा है, तो और सब्जेक्ट में भी सिमिलरली आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने सर ने बताया था कि 32 टॉपिक्स जो हैं मेंटल एबिलिटी के, तो हम उन टॉपिक्स को पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है, आपको एक बुकलेट मिलेगी पूरी कंप्लीट। अब उसको किस तरह से यहाँ कोटा के अंदर मतलब उसे प्लान किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, जैसे कि मान लो आपने एक चैप्टर लिया है फिजिक्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ पढ़ा आपने तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, सेकंड लॉ पढ़ा तो सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्ड लॉ पढ़ा तो थर्ड लॉ से रिलेटेड, देन मोमेंटम के सवाल डाल देंगे। तो क्या है ना, हमने चैप्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसी कैटेगरी वाइज आपको हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस देते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या होता है, अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर देयर, जहां पर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है। तो हमेशा जो मटेरियल होता है ना, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, स्ट्रेटेजी इस तरह से होती है कि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार कहीं से भी उठा के चालू कर देते हैं। वो एक इस लॉजिक को समझते नहीं है और वो कहीं से भी जो स्टार्ट कर देते हैं, उसका मतलब कुछ नुकसान होते हैं, वो आपको बताएंगे हम। बट आइडिया इज, पहले आप एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट करो, जहां पर अगर मान लो आपने एक सेक्शन किया है फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस आप करो, देन सेकंड लॉ के बाद उसी के क्वेश्चंस करो, देन सेकंड उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाओ। अब अगर इतना आप कर चुके हो, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, तब उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है, जहां पर प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स होती है, हम उसके ऊपर जाते हैं। अगर ये 2 चीज ढंग से करने के बाद हम प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ थी। तो ये जो चीज है यहां से पता चलती है। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप 1 2 करने के बाद 3 कर पा रहे हैं, तो यही तो हमारा आउटकम था। और मानिए, इस चीज को यकीन मानिए कि हम लोग स्टडी मटेरियल, वो जो कोटा का मटेरियल है जो हमारा सब्जेक्ट का है, वो भी हम ही डिजाइन कर रहे होते हैं। तो ये मानिए, इस चीज को मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1 करेंगे, एक्सरसाइज 2 करेंगे, तो मेरे साथ जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, 90% या 95% वो एक्सरसाइज कर पाते हैं एक्सरसाइज 3, क्योंकि उन्होंने उसी ढंग से, उसी पैटर्न से पढ़ा होता है। तो प्लस प्लेटफॉर्म पे जब हम आएंगे, तो हम जो स्टडी मटेरियल लेके आएंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए आपको उसके अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया करेंगे, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाके इस लेवल पे पहुंचाएंगे कि क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आइडिया स्टडी मटेरियल के बिहाइंड रहेगा। तो ये मैंने बताया सर इनको स्टडी मटेरियल के बारे में। सो स्टडी मटेरियल, देखो स्टडी मटेरियल एक ऐसी चीज है जिसको देखो आज तक भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए ना, उनका स्टडी मटेरियल कैसे बना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। पिछले 20-25 साल के जितने भी पेपर्स अवेलेबल है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको टॉपिक सब टॉपिक में सेग्रीगेट किया जाता है, उनके हिसाब से फिर थियरी यूनिट्स बनाई जाती हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनाई जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसा सर ने बताया आप लोगों को। वही सब चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है। और उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट, जैसे आप लोगों को मेरा प्रोफाइल पता ही है कि 2 इंस्टीट्यूट्स मैं हेड कर चुका हूं उनमें से, और सर ने भी एकेडमिकली एक इंस्टीट्यूट हेड किया है। तो बेसिकली वो सारा जो मटेरियल है ना, वो सारा जो मसाला है, वो हम लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं। और हमारा इंटेंट सिंपल है, जो चीज ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एक सिटी में रह के की जा सकती है, वही चीज पूरे इंडिया भर के लिए भी की जा सकती है। ये हमारा ओपिनियन है, ठीक है। जब हम लोग राजस्थान के लिए प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, वी आर फाइटिंग फॉर 500 सीट्स, 500 सीट्स है राजस्थान की, और टोटल मिला के बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। राजस्थान का कंपटीशन बहुत टफ है। हम लोग तकरीबन 12 से 15 बच्चों को प्रिपेयर करा रहे होते हैं। जैसे इस साल हम दोनों के जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं वो कॉमन है, और तकरीबन 8 से 10 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर। बट अब हम लोग फोकस कर रहे हैं 8000 सीट्स पर। नाउ वी हैव 8000 सीट्स, क्योंकि पूरे इंडिया में तकरीबन 8300 सीट्स हैं, और उन सारे सीट्स पर सिलेक्शंस पॉसिबल है, आप लोगों के लिए पॉसिबल है। मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर अच्छा क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल पाता है बच्चों को, कट ऑफ्स बहुत लो जाती हैं, तो केवल मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे भी
सिलेक्शन किया जा सकता है अगर मेंटल एबिलिटी में बहुत अच्छा स्कोर करें तो स्टडी मटेरियल इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन बच्चों के लिए। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग आपको स्टडी मटेरियल दे पाए उसी तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन, सर कैन आई गिव IPHO एंड ICHO इन सेम ईयर? इफ यस देन प्लीज टेल मी। आप मेरे हिसाब से NSEP और NSEC बोलना चाहते हो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तो साइमल्टेनियसली होता है, तो उसमें से एक में जा सकते हैं। NSEP NSEC तो साथ में दुनिया देती है, आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी, तो क्या हम साइड में आप लोगों की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हो यार, देखो तुम्हारे ऊपर है, मतलब कोई मना तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कर सकते हो आप लोग। चलो थैंक यू हार्दिक। दोस्तों इस चैनल का नाम अब मोमेंटम हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है सर फिजिक्स के हैं और सर ने नाम चेंज करवाया, राहुल पंचोली सर ने, ठीक है। पहले एसके वेलोसिटी नाम था। तो सर का ये कहना था कि सर देखिए एसके वेलोसिटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो थोड़ा सा मतलब मॉडर्न फिजिक्स की तरफ का कॉन्सेप्ट है, हम तो अभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं सब लोग सब जगह पे, तो इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पे नाम होना चाहिए, तो इसलिए सर ने मोमेंटम करवा दिया नाम। बहुत खुशी है हमें, सबसे ज़्यादा फिजिक्स के टीचर है हमारे पास, और ये हम लोग की कोशिश है कि पूरी फिजिक्स आप लोगों को कंप्लीट कराई जा सके, तो यही हम लोग का वो है। और जेई फाउंडेशन हम लोगों का जो एक मुहिम थी जो हम लोगों ने स्टार्ट की कि भाई इस चैनल को कॉम्प्रिहेंसिव चैनल बनाया जाए जिसमें सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो। उसी के तहत हम लोगों ने इस चैनल का नाम मोमेंटम अभी रखा है, क्योंकि हम लोग मोमेंटम गेन करेंगे ताकि क्रैक कर सके। लेट्स क्रैक इट जो हमारी स्लोगन है या जो हमारी टैगलाइन है, उसके लिए हमें मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। और आई होप जो मोमेंटम हम अभी गेन करें वो कंजर्व रहे अगले साल तक। बिल्कुल सर, मोमेंटम तो इंक्रीज करते ही जाएंगे हम, आप चिंता मत कीजिए सर। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मेरा तो इसमें ऐसा एनालिसिस था कि एसके वेलोसिटी तो थी हमारे पास पहले से, अभी के हम मास इंक्रीज करते जा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। तो हमने बोला इस चैनल का नाम फिर मोमेंटम ही रख दिया जाए अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो। सही बात है, बिल्कुल। अरे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैन अ बॉय गेट इन प्री-RMO बाय स्टार्टिंग स्टडिंग इन अप्रैल? यस, अ बॉय और अ गर्ल बोथ कैन डू दिस, राइट। अप्रैल में भी सफिशिएंट टाइम होता है तो आप कर सकते हो, बट ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा लगेगी। दिसंबर वाले बच्चों के पास ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, अब सैट की प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। थैंक यू राघव। चलो तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ्स के बारे में मैं बोलूंगा, साइंस सर बोल देंगे, SST, फिर हम डिस्कस करते हैं। साइंस के बारे में बताइए। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइंस है इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये टोटल मिला के जो है 40 मार्क्स के यहाँ पर आने वाले हैं। जो लास्ट ईयर्स का जो एनालिसिस रहा है वो फिजिक्स के 13 क्वेश्चंस आपको देते हैं, केमिस्ट्री 13 एंड बायो का थोड़ा सा एक ज़्यादा दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल मिला के जो है यहाँ पर 40 आता है। ये जो सवाल है, अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे होते हैं, जो कोटा में पढ़ रहे होते हैं, बहुत एक आपको एक बच्चों का एक बहुत वो बताता हूँ, एक सवाल बताता हूँ जो मुझसे बार बार पूछते हैं बच्चे कि सर आप फिजिक्स जो है इस लेवल तक आगे तक लेके जा रहे हो, NTSC राजस्थान में तो आता नहीं है, ठीक है। बट देखो राजस्थान का जो पेपर है वो अगर उसकी आप बात करोगे ना तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है साइंस का पेपर आता है। अगर आपको स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाई करनी है तो आप हमारा स्टडी मटेरियल प्लस NCERT बुक्स, इस दायरे के अलावा अपने को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसको फॉलो करते हुए आप इजीली क्रैक कर पाओगे। बट जब अगर मैं बात करूं कि इसी बच्चे को जब वो NTSC सर क्लियर कर लेगा, मतलब एग्जाम दे लेगा नवंबर में, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही NTSC खत्म होता है बच्चे के दिमाग में एक ही चीज आती है कि मैंने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया है, अब मुझे बोर्ड पे फोकस करना है, तो वो बोर्ड की तैयारी के लिए निकल जाता है। बोर्ड देने के बाद क्या होता है ना, एक जो फ्री टाइम आता है ना, या तो आपके दिमाग में JEE आता है या आपके दिमाग में मेडिकल आता है। तो ये एक साइंस स्टूडेंट की मैं जर्नी बता रहा हूं आपको। इस सब के बीच में कब NTSC स्टेज 2 आ जाता है ना, पता नहीं लगता है। तो NTSC स्टेज 2 के लिए जो टाइम नहीं मिल पाता ना, उसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिस DPPs और वगैरह सब कुछ जो प्लानिंग है हम देंगे आपको, सब करवाएंगे NTSC स्टेज 2 भी। बट
अगर आप उस लेवल तक का पहले से ही पढ़ के रखो तो वो बहुत ज्यादा एनटीएससी स्टेज 2 में बेनिफिशियल होता है. सो दैट्स व्हाई आई विल से दैट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है हम आपको एक अच्छे लेवल तक के लिए पढ़ाएंगे जो आपका आईआईटी का फाउंडेशन भी क्रिएट करेगा. बट एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाला है पीसीबी. बट अगर मैं यही बात करूं बिहार की या महाराष्ट्र की, तो बिहार या फिर महाराष्ट्र का जो आप फिजिक्स में, जैसे मैंने पर्टिकुलरली फिजिक्स उठा के देखा था, या फिर अगर आप केमिस्ट्री की भी बात करो तो थोड़े हायर लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो 11th-12th के बुक्स के होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं. तो बिहार जो स्टेट वाले बच्चे हैं और जो महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चे हैं वो इसके लिए तैयार रहिएगा. बाकी अगर बात करो यूपी की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आने वाला है साइंस का. ये 40 मार्क्स का. दिल्ली का भी जो जैसा सर बता रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आने वाला है साइंस का पेपर. इसके बाद जो है मैथमेटिक्स जो है अभी सर बताने वाले हैं. हालांकि सर के बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स का जब पेपर हुआ था ना, तो सिंस मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैंने भी फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आती है. सर ने मुझे बोला था कि यार एक बार आप भी करके देखना कि कैसे सारे हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब जो पेपर था वो मैंने 10 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर 19 क्वेश्चन आराम से कर दिए थे. एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ा क्योंकि आउट ऑफ टच थे, वो कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में यूज नहीं करते. सो मेरे हिसाब से आया तो ये भी बहुत आसान था. बाकी सर अभी डिस्कस करके मैथमेटिक्स आपको गाइड करेंगे. सो दोस्तों, मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना, देखो वो बहुत ही सिंपल आया था. ठीक है, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो एक पेज में 20 क्वेश्चन आ गए. समझ लो आप कितना इजी पेपर रहा होगा. ठीक है, और जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो मतलब आई डिड नॉट रिक्वायर एनी पेन और पेपर. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे. तो मुझे पता क्या लगा, मैं आपको फीलिंग बताता हूं. मेरी फीलिंग क्या थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के 46 मार्क्स होता है. इसमें हर किसी के 46 आ रहे थे. अगर ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब इनका 0 वेटेज है. अगर ऐसा हो रहा है ना, इनका 0 वेटेज है. आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बताऊंगा आपको. ठीक है, ये जो भी नीट वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा. नीट के अंदर क्या होता है, 360 बायो के होते हैं, 180 केमिस्ट्री के होते हैं, 180 फिजिक्स के होते हैं. मगर बायो में हर किसी के ग्रेटर देन 300 मार्क्स आ रहे होते हैं. तो इसका मतलब इफेक्टिवली बायो 60 मार्क्स का हुआ, क्योंकि 300 से 360 आ रहे हैं, तो ये इफेक्टिवली 60 मार्क्स का हुआ. केमिस्ट्री में 90 मार्क्स आते हैं, तो ये 90 to 180 हुआ. ये भी ग्रेटर देन 90 हुआ, तो ये 90 मार्क्स का हुआ, ये 90 मार्क्स का हुआ. तो सबसे इफेक्टिव बायो हुआ या केमिस्ट्री फिजिक्स. इफेक्टिव वेटेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है दोस्तों. इफेक्टिव वेटेज फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादा होता है नीट के अंदर, क्योंकि हर किसी के 300 नंबर आ रहे होते हैं. उसी तरह से मैथ का बोलने में 50% वेटेज है, मगर हर किसी के 90 से ऊपर आ रहे होते तो 10 नंबर की ही वैल्यू है उसकी. सबसे ज्यादा वेटेज इसलिए हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस का और बायो का. बायो में भी देखिए कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जनरली, बट इसमें भी ग्रेटर देन 10 तो आते ही आते हैं. इसमें केवल 4 मार्क्स वेटेज है, केवल 4 मार्क्स वेटेज है. सोशल साइंस में 30 to 40 मार्क्स आते हैं. राजस्थान की बात करो तो 10 मार्क्स वेटेज है. तो सबसे ज्यादा वेटेज सोशल साइंस का हो गया. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सिद्धार्थ बोल रहा है पीजे सर, आरपी सर रॉक्स. थैंक यू बेटा, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सभी बच्चों को थैंक यू. व्हाट इज आईपीएम? आईपीएम मुझे नहीं पता बेटा. मेरा नंबर तो मैंने दे रखा है आप लोगों को. दिस इज माय नंबर. ये मेरा नंबर है दोस्तों, पहले भी दे चुका हूं मैं आप लोगों को. आप लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं. बहुत बार मैं क्लास में होता हूं तो फोन नहीं उठाऊंगा ऑब्वियसली, बट अगर आप लोग कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. बाकी मेरा टेलीग्राम पे @prashant42 जैन है. आपका क्या है सर? मेरा है @pancholi.rahul. @pancholi.rahul सर का है. नहीं, पंचोली राहुल बस, डॉट नहीं. पंचोली राहुल. पंचोली.rahul तो आईडी है आपकी. prashant42 जैन @pancholi rahul ये सर का है. तो आप हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है, चलिए. तो मेरे हिसाब से सैट की भी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिस्कस की. अब मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं. मंथली स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं दोस्तों. मंथली स्ट्रैटेजी अब देखो दोस्तों, ये एनटीएससी का पेपर है. ये है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दिसंबर तो खत्म ही हो गया है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो देखो ये मैं ब्लैक से जो मार्क कर रहा हूं ये आपका रिवीजन टाइम है, रिवीजन टाइम। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, ठीक है। रेड से जो मैं मार्क करूंगा ना वो आपका एक्सटेंसिव प्रैक्टिस टाइम है, और ये जो ब्लू से मैंने मार्क किया ये आपका माइल्ड प्रिपरेशन टाइम है, और यहां पे आप एग्जाम दे रहे होंगे अपने 9th से 10th का, तो इसलिए छोड़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो इन 3 फेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस टाइमलाइन को इलैबोरेट करें कि भाई 9th से 10th जाने पर जो हम लोग यहाँ सोशल साइंस वगैरह के लिए करवाते हैं वो सारी चीजें सर बच्चों को बताइए। देखो बच्चों, होता क्या है ना, जैसा कि सर ने ये जो मार्किंग करी है यहाँ पे, तो ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ना, इसको आप समझ सकते हो कि ये एक्स्ट्रा एज है आप लोग के लिए, एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा अभी आपको यहाँ पे। क्या होता है ना, 9th का जो सिलेबस है, अभी आप 9th में हो, आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हो। अब वो जो सेम चीजें होती है ना, उसमें बच्चा भी पढ़ने में एक बार बोर हो जाता है। तो यहाँ जो है ना, हम क्या टारगेट करवा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो जो बच्चे अभी तक सिर्फ स्कूल के करिकुलम से जा रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है आप 10th का मटेरियल तो स्टार्ट करेंगे, इसी बहुत थोड़ा सा जिस्ट रहेगा, बट जो 9th का जो मटेरियल है जिसके अंदर आप MCQs हैं, ऐसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है, उनको यहां पर टारगेट करिए। तो जो जैसा कि आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, फिजिक्स की मैं बात करता हूं, आपने स्टार्टिंग से मोशन, NLM, ग्रेविटेशन सब चीज पढ़ के बैठे होंगे, आप वर्क और एनर्जी वगैरह एंड में साउंड तक पहुंच गए होंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस जो है। अब देखो होता क्या है ना, मोस्टली जो बच्चे होते हैं, राजस्थान की मैं बात करूं तो जैसे मैंने सोशल साइंस वर्ड बोला, आप सब लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं CBSE के बच्चे हैं जो इस करिकुलम में अभी हमारे साथ ऑप्ट करने वाले हैं। मैं तो चाहूंगा RBSE वाले बच्चे भी आए, और भी जितने भी बाहर के स्टेट्स हैं सारे बोर्ड के बच्चे हमारे साथ जुड़े। बट जो CBSE है वो एक बहुत प्रोमिनेंट बोर्ड है जो बहुत सारे स्कूल्स में चल रहा है, तो बच्चे जो है CBSE के हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, जो मैं कोटा में रहा हूं यहाँ पर, मैंने इतने बच्चों को आज तक मेंटर किया है, पढ़ाया है, तो मेरा ये पास्ट एनालिसिस है। अब क्या है ना, इस फेज में फर्स्ट थिंग यू शुड गो फॉर दी 9th मटेरियल। जो 9th का जो मटेरियल है आपका, जिसके अंदर मैं बोलूंगा आपने स्कूल एजुकेशन की प्रिपरेशन तो करी है, आप क्या करिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, PCB, देन इसके अलावा जो MCQ करने की प्रैक्टिस जो होती है, बहुत सारे बच्चे RD शर्मा जो होती है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट ऑल्सो। एंड ये जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मैथमेटिक्स, ये आप करिए यहां पर। देन इसके अलावा आप मेंटल एबिलिटी अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो ये जो है ब्लू टाइम में आप, जो मैं यहां पर जो टाइम गैप आपको ये जो दिख रहा है टाइम फ्रेम, जनवरी एंड फरवरी का, आप ये करिए। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो सर ने भी एक पॉइंट बोला था कि सर आप सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि जो SSC है सोशल साइंस, बेटा ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है। और जो पास्ट ईयर के जो हमारे 2 साल के एनालिसिस हैं, जो राजस्थान का NTSC है उसके अंदर वो RBSC का वेटेज बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट करूंगा, जो हम यहां पर बच्चों के साथ स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कि अभी इस टाइम फ्रेम के अंदर आप जो सोशल साइंस है वो 9th RBSC की भी, अभी आप बोलोगे कि सर मैं तो CBSE स्कूल में पढ़ रहा हूं, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों पढ़ूंगा। बट द रीजन इज कि भाई अगर NTSC क्रैक करनी है तो वो पूछने वाले हैं ना हमसे। तो ये अभी जो है, अगर इस टाइम में आप 9th की RBSC कवर कर लेंगे तो यकीन मानिए, जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो एंड में जो प्रेशर आता है बच्चों के ऊपर वो बिल्कुल नहीं आएगा। और जैसा कि सर ने बताया था, दिस इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। मैथ जो है उसकी भी हमने बात करी थी, सिंस वेटेज ज्यादा है, बट सोशल साइंस जो है ये एक बहुत ही क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर है NTSC के सिलेक्शन में। तो हम 9th की अगर अभी सोशल साइंस उठा लेते हैं तो इट विल रिलीज द प्रेशर दैट वी विल बी गेटिंग इन द एंड। तो ये जो है मैंने अभी जनवरी फरवरी को बताया, मार्च में तो आप बिजी हो जाओगे अपने 9th के जो है एग्जाम्स उनके अंदर। देन मैं अगस्त से बात करता हूं। अब क्या है ना, जो बोर्ड के हिसाब से बच्चा सोचता है ना, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं जनवरी में जाके, मतलब जनवरी 2021 में जाके अपना करिकुलम कंप्लीट करूंगा। पर बच्चों ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है इसके अंदर, हम आपको उसी तरह से लेके जाएंगे आगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो ये, और मैक्स टू मैक्स सितंबर का मिड। ठीक है, तो ये कितने मंथ्स हुए, 5.5 महीने। 5.5 महीने जो एक्सटेंसिव हम आपको पढ़ाई कराएंगे, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो 10th का मटेरियल है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जो सितंबर के मिडिल में हम पहुंचेंगे यहां पर 15 सितंबर के अराउंड, तो हमारा जो है 10th कंप्लीट हो चुका होगा।
एंड में हम क्या करेंगे, 15 सितंबर के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने प्रीवियस जो था पेज, जो प्रीवियस स्लाइड थी, उस पर भी बात करी थी, प्रशांत सर ने जो ABC कैटेगरी बताई थी, उसी में मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं जो बच्चों के साथ होता है। तो ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ उनकी ये प्रॉब्लम फेस करी है, उन्होंने मुझे बताया है। बच्चे क्या होते हैं ना, आगे पूछते हैं कि सर फ्लूइड का ये टॉपिक वीक है। अब सबसे पहली चीज तो जैसे कि ABC कैटेगरी आपने डिसाइड करी थी वहां पर, वो कैटेगरी आप स्टार्टिंग से बना के रखिए। और होता क्या है ना, जो C कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं, आप क्या करते हो ना, बहुत बार उसे देख के, उसका जो सॉल्यूशन बनाया होता है उसे देख के बोलते हो कि हाँ हाँ ये स्टेप्स ऐसे करने हैं, ये स्टेप्स ऐसे करने हैं, आ गया समझ में। मैं बोलूंगा बच्चों ऐसा मत करो C कैटेगरी वालों के साथ। C कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो सच में आपके वीक थे, इसीलिए आपने C मारा है। उसे बिना देखे, सॉल्यूशन को बिना देखे एक बार खुद से प्रिपेयर कीजिए। तो क्या पता आपको जो चैलेंजेस हैं, जो आपको देखने में नहीं लग रहे थे, वो सॉल्व करने में आएंगे। सो दैट इज दी की। जो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस देम। तो इस तरह से हम जनवरी फरवरी की जो स्ट्रेटेजी है हमने आपको बताया, सोशल साइंस 9th RBC पे आप टारगेट कीजिए। देन इस टाइम फ्रेम के अंदर हम आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे और आपको पूरा जो करिकुलम है 10th का वो कंप्लीट कराएंगे। देन ये जो टाइम है, जैसा सर ने बताया, हम एंड में रिवीजन के लिए रखेंगे। यहां पर आपका जो कंबाइंड रिवीजन है 9th एंड 10th क्लास का, टॉपिक वाइज हम यहां पर इंक्लूड करते हुए आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो ये है हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी यहां पे। So दोस्तों, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली राहुल सर टोल्ड यू ऑल दैट व्हाट विल बी दी स्ट्रेटेजी। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं डिटेलिंग कर देता हूं बस, ठीक है। तो आप 1 मिनट रुक जाओ। हमारा मोमेंटम चैनल, हाँ ये रहा। सो दोस्तों, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दी। देखो, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो जैसे माइल्ड स्ट्रेटेजी है, जो यहां पे आप लोग जितना कर सकते हो, सर ने बताया सोशल साइंस मेनली आप फोकस कर सकते हो। ये जो चीज सर ने बताई थी, इट इज वैलिड फॉर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। ये 3 स्टेट्स हैं जहां पे काफी हैवी स्टेट सिलेबस आता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में NCERT बेस्ड आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर NCERT बेस्ड आता है। अब वापस से कांग्रेस की सरकार आ गई राजस्थान में, तो राजस्थान में भी NCERT बेस्ड होने की उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है। बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल स्टेट, ठीक है। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। देखो, आप किसी के साथ भी पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो या किसी और के साथ पढ़ो, 30 सितंबर तक आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास फिर 31 डेज होंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम जो होगी ना, एक कोई बच्चा प्री RMO क्वालिफाई करके RMO देने वाला है, तो RMO का पेपर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। किसी बच्चे के मल्टीपल टारगेट्स हैं तो वहां डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बट आप लोग ये ध्यान रखो, ये जो ब्लैक रीजन है ना, इस ब्लैक रीजन में आप लोगों को मैक्सिमम रिवीजन करना है। इसके अंदर जैसा मैंने भी बताया, सर ने बताया, ABC की जो टैग टॉपिक्स हैं, DPPs वगैरह हम लोग देंगे। मेंटल एबिलिटी की DPPs भी हम लोग आपको देंगे, टॉपिक वाइज DPPs भी हम लोग आपको देंगे। सोशल साइंस के अलावा हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स के आपको DPPs दे रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनकी भी स्टेट लेवल की जो बुक्स हैं, उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग के पास प्रिपेयर्ड है, तो वो भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। पॉइंट ये है कि इस पूरी जर्नी में आप लोग का जो पार्ट है ना, वो यहां तक है। 30 सितंबर तक आपको पूरा खत्म करना है। उसके बाद हम और आप एक साथ चलते रहेंगे, और वो अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपका रिवीजन होगा। मैंने देखा है इसके अंदर कि जैसे जो सेम लेवल्स के पेपर होते हैं, हम लोग बच्चों के स्कोर्स 170 से 190 तक लेके जाते हैं इस दौरान। तो ये 20 मार्क्स का जो गेन है ना, जो बच्चे को नॉट सेलेक्टेड से सेलेक्टेड की तरफ लेके जाता है, ये हम लोग रिवीजन में कवर करते हैं। एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्टे ऑफ कोटा एजुकेशन। कोटा में जो कंटेंट है वो रिवीजन का बहुत सॉलिड कंटेंट है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कर सके ऐसा, ठीक है। बिहार NTSC का बता चुके हैं हम। हाउ टू मैनेज NSEP प्री RMO एंड NTSC इन क्लास 10th। दोस्तों, इसका वीडियो कल आने वाला है। कल तीनों एग्जाम आप कैसे मैनेज करेंगे, इसका वीडियो डिजिटल रिवॉल्यूशन 2020 कल वीडियो है, वो आने वाला है, वहां पे आप देख सकते हैं। NTSC स्टेज 2 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सिद्धार्थ करेंगे, अपन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पौंडीचेरी में 20 सीट्स हैं, बधाई हो। OCSC कैंप, अबे NSEP और INPHO तो क्लियर करें पहले, फिर OCSC की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे अपन, बता दूंगा मैं। पहले आप ये दोनों एग्जाम क्लियर करो।
सर क्या यूपी में एनसीईआरटी इनफ है? नो। यूपी और बिहार के अंदर देखो दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, मगर 10 से 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं, तो उसको आप कहीं से भी कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। केमिस्ट्री और बायो दोस्तों जल्दी ही प्लस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मैं और राहुल सर तो आ ही गए हैं। अब देखो राहुल सर आए हैं, मेंटल एबिलिटी वाले सर भी आने वाले हैं, तो केमिस्ट्री और बायो वाले भी आएंगे ही सही। पौंडीचेरी कट ऑफ इज 45 ओनली। मुझे नहीं पता था ये बात। 127 में तो कोई चांस नहीं है यार, 127 में तो सिलेक्ट नहीं होगे गुजरात में। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा के बारे में सर बताएंगे। तो यार जैसे देखो मेरा हरियाणा का जो एनालिसिस है, हरियाणा में जो पर्टिकुलरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का पेपर तो मैंने जो प्रीवियस ईयर्स का देखा है टफर साइड ही आता है। उसके अंदर आपको क्या है ना 11th 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं जो हम एनसीईआरटी लेवल पे कहते हैं उनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और जैसा कि हमने देखा है और जो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वो भी टफर साइड ही आए हैं। तो ये जो है मेरा एनालिसिस है जो अभी तक मैं जाना हूँ हरियाणा के बारे में कि उसका पेपर टफ आता है। तो ये नॉर्मल से जो हमारा राजस्थान का है उससे तो बहुत ज़्यादा टफ जाता है। ठीक है, प्रणव बोल रहा है सर आप ही हमारे सहारे हो। ठीक है, तो काम ही है सर। हाँ ठीक है, हम तुम्हारी थार डेजर्ट है, तुम सहारा हो। रोहन रावत, नागालैंड, नागालैंड से तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। वेरी गुड, गुड। आरबीएससी पूछ रहे हैं। तमिलनाडु, आरबीएससी देखो, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है दोस्तों, राजस्थान के बच्चों के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ये, तो वो चीज है यहाँ पे। आरपी सर जेई 22 पढ़ाएंगे क्या? सब पढ़ाएंगे सर, टेंशन मत लो यार अभी तो आए हैं, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। हाँ, मैंने भी पहले प्री आरएमओ पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर जेई पढ़ाना चालू किया। गेटिंग 181 इन यूपी एनटीएससी हो जाएगा बेटा। हाँ सुप्रीता, मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे ने प्री आरएमओ क्लियर नहीं किया तो भी वो बाकी के एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्री आरएमओ देखो वैसे भी नॉन रूटीन मैथ्स है, इट्स नॉट अ रूटीन मैथ्स, तो इसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो बिल्कुल अलग होती है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सीबीएसई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल। वन 116 महाराष्ट्र, डाइसी, डाइसी मामला है, कुछ पता नहीं क्या। मतलब चांसेस कम ही है क्योंकि 173 कट ऑफ थी पिछले साल, जितना मुझे याद है महाराष्ट्र की, तो काफी कम चांस है। एनएसओ के बारे में कोई विचार नहीं है दोस्तों हमारा। एनएसओ, आईएमओ, इन सब प्राइवेट ओलंपियाड्स के बारे में हम लोग विचार कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिनके ऊपर हमें विचार करना पड़ता है। बट जैसे कि इस बच्चे ने बताया, तो जैसा मेरा मानना है, मैं एक फिजिक्स के बारे में बताता हूँ, प्रशांत सर आप मैथ्स के बारे में बताइएगा। तो जैसा हमारा जो 9th-10th का जो सिलेबस है, जो हम एनटीएससी और जो एनएससीजेएस का जो हम बैच लॉन्च करेंगे, कोर्स लॉन्च करेंगे, अगर आप उसमें पूरे ढंग से पढ़ रहे हैं तो जो आपके ओलंपियाड्स है, चलो 6th-7th के बच्चे की एक बार बात नहीं करते हैं, बट अगर आप 8th 9th 10th में हैं तो भी आप उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पाओगे और आपके बहुत अच्छे फाउंडेशंस क्रिएट करेंगे वो, और आप ओलंपियाड लेवल तक तैयार हो जाओगे फिजिक्स में। सर आपको क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें मैथ्स में? बिल्कुल सही बात है। देखो मैं तो मैथ्स प्री आरएमओ लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ, सब बच्चे जानते हैं कि मैं मैथ्स को प्री आरएमओ लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो प्री आरएमओ लेवल पे जब मैं मैथ्स को पढ़ाऊंगा तो आप लोग ये समझ जाइए कि भाई एनएससीजेएस, केवीपीवाई, ये तो बिल्कुल बच्चे बच्चे एग्जाम है। ठीक है, ओलंपियाड मैथ्स का देखो, मैथ्स का जब मैं ओरिएंटेशन दूंगा ना आप लोगों को, यही मैथ्स का ओलंपियाड ही प्री आरएमओ से स्टार्ट होता है, तो मैथ्स का ओलंपियाड तो ऑब्वियसली उससे होगा ही सही। बाकी जो फिजिक्स ओलंपियाड का जो फाउंडेशन है, और देखिए फिजिक्स ओलंपियाड का फाउंडेशन मान सकते हैं एनएससीजेएस को आराम से, और केवीपीवाई का फाउंडेशन भी मान सकते हैं। अगर एनएससीजेएस को आईएनजेएस लेवल पे पढ़ाया जाए तो केवीपीवाई भी इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए इस सब का फाउंडेशन आपको मिल ही जाएगा। एनएससीजेएस में 127 बेटा कौन सा स्टेट है उस पर डिपेंड करता है। राजस्थान में तो कोई चांस नहीं है। हाँ, हरियाणा में स्टेट बोर्ड की बुक भी पढ़नी है। जेई 2022 में मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा बेटा, जल्दी वीडियो बनाऊंगा। प्री आरएमओ के लिए हॉलोनाइट कर सकते हैं क्या? कुछ चैप्टर्स के लिए कर सकते हैं। डू यू नो कल्पित वीरवाल? यस आई डू नो कल्पित वीरवाल एंड ही ऑल्सो नोज मी। एक तो ये होता है ना कि हाँ मैं जानता हूं बट वो मुझे नहीं जानता, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। कल्पित वीरवाल को मैं भी जानता हूं, वो भी मुझे जानता है।
बेटा देख, जिन ये राघव बोल रहा है कि मेरे सर 153 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे इंप्रूव करूं मॉक पेपर्स में। पहली बात तो देखो, अपनी पेपर को एनालाइज करो। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहां पे तुम गड़बड़ कर रहे हो? उस सब्जेक्ट में क्या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें तुम गड़बड़ कर रहे हो? उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या कोई टॉपिक है जिसमें तुम गड़बड़ कर रहे हो? तो ये माइक्रो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है हर एक क्वेश्चन पेपर का। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देखो और एनालाइज करो। एक्सक्यूज मी। हायर अलजेब्रा, हॉलोनाइट की हायर अलजेब्रा दोस्तों। राहुल सर, आप एनएससीपी का कोर्स कब ला रहे हो यूट्यूब पे? तो बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, जैसे सर बोल रहे थे कि जेई भी पढ़ाओगे क्या, तो जैसे अभी स्टार्ट किया है अपन ने आईएनजेएसओ से, तो आईएनजेएसओ के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस चल रहे हैं बहुत ही जल्दी। जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी मैंने आप सॉल्यूशंस देखिएगा उसमें मैंने बताया है बार बार कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इनका बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है आईएनजेएसओ का। तो मैं आईएनजेएसओ के लिए लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले लेके आने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे बच्चों एनएसईपी भी स्टार्ट होगा, और जैसा आपने बोला था कि जेई भी आएगा, कि जेई भी स्टार्ट होगा। तो फॉर नेक्स्ट 10 डेज, 5 to 10 डेज, एक वीक आप रुक जाइए। उसके बाद जो है कोई और नए कोर्सेज भी लॉन्च होंगे, तो अभी एक वीक तो कोई आसार नहीं है। उसके बाद बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे, एनएससीपी भी लॉन्च करेंगे बिल्कुल। सर डू यू नो अमन दत्तरवाल भैया? हाँ, इसमें मैं कह सकता हूं कि मैं उनको जानता हूं, वो मुझे जाने नहीं जाने मुझे नहीं पता। अमन दत्तरवाल भैया को भी जानता हूं मैं, बट वो मुझे नहीं जानते, ऐसा मुझे लगता है। एनटीएससी के लिए इंडिविजुअली रजिस्टर करना क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो तो हाउ टू मास्टर एनटीएससी ज्योमेट्री। एनटीएससी ज्योमेट्री में दोस्तों मेरा मटेरियल सॉल्व कर लेना, मैं जो पढ़ाऊंगा ना उससे सब कुछ हो जाएगा। चलो, कोई तो हंसा, किसी को तो मेरा जोक अच्छा लगा। सर कल्पित वीरवाल स्टडीड ओनली फॉर 15 days फॉर एनटीएससी एंड गॉट AIR1, कैन आई डू द सेम? दोस्तों पहली बात तो ये कि ये एक झूठ है ना। द रीजन वाई इट इज अ लाई, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था उसी इंस्टीट्यूट का मैं भी टीचर था, और उसने 2 साल पूरी प्रिपरेशन की है एनटीएससी के लिए। तो ये गलत खबर है कि उसने केवल 15 दिन पढ़ाई की है। अगर आप भी 2 साल प्रिपेयर करते 9th और 10th क्लास के अंदर, तो आपकी भी आएगी, इसमें कोई वो है ही नहीं। तो इसमें क्या एक जनरल मिसकंसेप्शन है सर। इसमें क्या होता है ना, कोई आपको आके इस तरह से बोल देता है कि मैं तो यार भाई 20 दिन ही पढ़ा हूं या 1 महीने ही पढ़ा हूं, बट इससे पहले जो उसकी आज तक की जो मेहनत थी, वो चलो ठीक है एनटीएससी के लिए नहीं पढ़ रहा होगा, पर कोई और टारगेट को अचीव करके कि भाई मुझे जेई में जाना है 12th के बाद, तो उसके हिसाब से मैं फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, एनटीएससी का उसने दिमाग में नहीं सोचा होगा। और एक बात बताओ, एनटीएससी का अगर वो फॉर्म भरने वाला है तो 15 दिन पहले तो नहीं भरेगा। फॉर्म पहले भरा होगा तो तभी तो उसको दिमाग में आया होगा कि उसे एनटीएससी देना है, तो पढ़ तो रहा ही था। एनटीएससी कह के नहीं पढ़ रहा था, जेई कह के पढ़ रहा था वो। बट अब आप कोई हायर टारगेट को अचीव करने के लिए जाओगे तो नीचे के टारगेट्स तो अचीव होते ही जाएंगे। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है लाइफ की। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, हम लोग अब लास्ट 7 मिनट से हम लोग के लाइव, उसके बाद हम लोग पार्टी करने जाएंगे जैसा हमने बताया था आपको। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोग बता दो हमें कि भाई क्या क्या आपके डाउट्स हैं, फिर हम लोग पार्टी करने जाएंगे। और डिजिटल पार्टी मैंने सारे व्यूअर्स के टेलीग्राम पे भिजवाई है, तो आप लोग उसको देखें और बहुत मजा आएगा आपको उस पार्टी को देख के। ठीक है दोस्तों, प्रवीण सर अब YouTube पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, बस मैं आपको ये फैक्ट बता सकता हूं कि वो अब कंटिन्यू नहीं करेंगे YouTube पे। ठीक है, स्कूल रजिस्ट्रेशन, हाँ स्कूल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बेटा। एनटीएससी का रजिस्ट्रेशन स्कूल के थ्रू ही होता है। प्री आरएमओ का जो कोर्स है 2 तारीख को लॉन्च हो रहा है और प्योर इंग्लिश में होगा इस बार। सो दिस कोर्स विल बी इन कंप्लीट इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू केटर ज्योग्राफीज लाइक साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पॉसिबली जम्मू कश्मीर. So I want to catch students of these states as well, these regions as well, who are not coming on our platform because of the language barrier. In my opinion, all the North Indian states are very, very well versed in English and they can easily understand my course in English as well. So all the pre-RMO lectures will be in complete English. जितनी इंग्लिश मेरे को आती है सारी की सारी मैं बोल दूंगा. स्टडी मटेरियल हैज ऑलवेज बीन इन इंग्लिश. तो ये एक चीज़ है, जो एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को देनी थी. हिंदी और जो नॉर्मल जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ने के लिए आप प्लस प्लेटफॉर्म पे इन्वाइटेड है. प्लस प्लेटफॉर्म पर आप आ सकते हैं.
ठीक है, क्या हो गया अबिस? ओ गॉड ओ गॉड क्यों बोल रहे हो भाई? ज्यादा इंग्लिश हो गई। निखिल कुमार, तेरा नाम ले लिया मैंने, खुश? चलो सर, मैं एचसी वर्मा, प्रदीप और हॉलोनाइट कर रहा हूँ पीसीएम के लिए, तो क्या मैं 9th में छोड़ दूं या फिर चलता रहूं? भाई बहुत ज्यादा तू ऑलरेडी कर रहा है। देखो, चिरकुट इंग्लिश में बोला जा सकता है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन फॉर मी, एंड प्रॉपर नाउन कैन बी सेड इन एनी लैंग्वेज, तो चिरकुट तो मैं बोलता ही रहूंगा। ठीक है, 151 ओबीसी यूपी चांसेस है। सर कैलकुलस इज वेरी हार्ड फॉर क्लास 9th, हु इज सॉल्विंग एचसी वर्मा? सर ये आप बताइए कि कितनी कैलकुलस मास्टर करनी चाहिए जिससे एचसी वर्मा सॉल्व हो जाए? मतलब जैसे 10th लेवल की जो है बेसिक जो हमने सॉल्व करी थी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सारी चीजें हो गई। मैं नहीं मानता कि मतलब आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो जो हमारे जो आईजेएसओ के बच्चे होते हैं, एनएससीजेएस जो स्टेज 1 के जो बच्चे होते हैं, उनको जितनी कैलकुलस सिखाते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उस लेवल पे वो कर पाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो कितना लेवल है। वो इतना लेवल है कि हम उनको, जो अभी जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे, पर मैं आपको बहुत बेसिक से बता देता हूँ कि 7-8 रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। वही इंटीग्रेशन में रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन सोचने के लिए हम बच्चों को मजबूर करते हैं। एक तरह से वो पढ़ना तो चाहते नहीं है वो, ठीक है, वो परेशान हो रहे होते हैं कि मतलब सर क्या पढ़ा दिया एकदम से टफ चीज, तो रिवर्स सोचने को मजबूर करते हैं और 2-3 जो रूल्स हैं वो सिखाते हैं। तो बहुत मतलब छोटे रूप में है, उसको आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। बाकी आप मैथ्स में पढ़ते हो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में जाता है। फिजिक्स के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक रूल्स हैं, 6-7 रूल्स डिफरेंशिएशन के, और जो 2-3 रूल्स इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं, बस उतना ही आपको सीखने की जरूरत है। सर 144 बिहार इज माय फ्रेंड, ओके, गुड टू नो। 172 जनरल उत्तर प्रदेश, सही है। राहुल सर, आप IIT JEE प्लस पे कब पढ़ाने आओगे? बेटा जब भी पढ़ाने आएंगे ना, आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहो। अभी जो टारगेट्स है ना, जो हमारे मतलब थॉट हैं, अब क्या एक चीज कह के उसे छोड़ नहीं सकते। तो पहले NTSC NSCJS के लिए तो आना ही है, कह दिया है सब लोग को, तो वो तो आएंगे। फिर उसके बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर NSCP स्टार्ट करेंगे, वो तो करना ही करना है। INJSO बोल चुका हूँ तो INJSO कर रहा हूँ। तो देखो अभी तुम मेरे से बुलवा लोगे जबरदस्ती, तो फिर मैं उस चीज को झूठी नहीं प्रूव करना चाहता। आएंगे, फ्यूचर टारगेट है, जरूर आएंगे। 189 झारखंड, बेटा आप तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया इस वीडियो के अंदर। कोशिश की हम लोगों ने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मंथली स्ट्रेटेजी बताने की, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, रिमेन नोटिफाइड, और हाँ ना, हमारा जो फीडबैक है उसको भरो, ठीक है। फीडबैक फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। इस साल का आखिरी वीडियो है दोस्तों ये। अब लास्ट मैसेज सर कुछ देना चाहेंगे आपको? राहुल पंचोली सर, फिर मैं भी देता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोड यूज करने वाली बात तो हमने बहुत बार करी है, तो वो तो आप प्लस पे आओगे। तो जैसा सर ने बताया था, जो एडुकेटर आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगता है, जिस यूज करना है आपको, आप कीजिए। मैं ना अपना बोलूंगा ना सर का बोलूंगा, अभी रुक जाता हूं मैं। लास्ट सेशन है हमारा इस ईयर का, नेक्स्ट ईयर में आपसे मिलने वाले हैं। कल जो है मेरा वीडियो आएगा, पर वो प्रीमियर वीडियो होगा, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। तो देखो मैं आपको जो है इस साल का एक अंतिम, एक आखिरी ज्ञान मान लीजिए इस साल का, जो मैं आपको दूंगा और जो आपको बताऊंगा वो ये है कि देखो बच्चों, ये जो जर्नी है ना पढ़ाई की, इसको अपने ऊपर बर्डन लेके मत पढ़िए। एग्जाम्स जो है ना, नंबर ऑफ एग्जाम्स, 10 तरह के एग्जाम्स हमको देने हैं, 15 तरह के हमें एग्जाम्स देने हैं, बट खुशी खुशी मन से दीजिए। और जितना मटेरियल है ना उसे, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार दिल लगा के बैठिए, हर चीज समझ में आएगी, और इस जर्नी को एंजॉय करते हुए पढ़िए। नेक्स्ट ईयर 2020 में दोबारा मिलेंगे, और जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्रशांत सर जो है अपना भी इस साल का जो है लास्ट मैसेज आपको देंगे। दोस्तों मेरा जो कल वीडियो आएगा उसमें मैंने बताया कि विल बी यूजिंग दिस हैशटैग, ठीक है। सो आई विल ब्रेक द आइस फॉर यू। आप लोगों ने देखा होगा, ये अपना टाइम आएगा, ठीक है। बहुत फेमस हैशटैग है ये, एंड व्हाई आई एम यूजिंग दिस, बिकॉज लाइक वी आर ऑन अ मिशन। I have already explained you the mission.
whatever we have achieved offline, we want to achieve online as well, because in my opinion, online education works. राइट तो मेरा ये मानना है कि जो चीज एक ज्योग्राफी में बैठकर हम लोग ऑफलाइन में कर सकते हैं, वही स्टूडियोज के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग आपके लिए कर सकते हैं. तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए जैसे ये गाना बहुत फेमस है, ऑब्वियसली अपना टाइम आएगा. सो अब देखिए इसकी जो लिरिक्स है ना, इसके जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग ने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे. तो इसमें जो मेहनत के बारे में बोला है कि भाई जो भी अचीव किया है, मेहनत से अचीव किया है, लगन से अचीव किया है, हर रास्ते को चीरा है. तो पॉइंट यही है, आप लोगों को भी यही एक्सपेक्टेशन है आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से. इस साल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, लीव इट बिहाइंड. नया साल है, नया पर्सपेक्टिव है, नए जोश के साथ आप नेक्स्ट ईयर में एंटर कीजिए. और उसके बाद ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, वापस से बता रहा हूं, ठीक है. आपके पास्ट में क्या हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अपने प्रेजेंट में इस तरह का विजन बनाइए कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके. और ये चीज कुंग फू पांडा मूवी में थी, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे उगवे. अगर किसी ने कुंग फू पांडा देखी है तो उसमें ये लाइन होती है कि, उसमें एक लाइन होती है कि पास्ट इज मिस्ट्री, राइट, इट इज अ मिस्ट्री, सॉरी, फ्यूचर इज मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब क्या होता है? गिफ्ट, बिकॉज इट इज अ गिफ्ट गिवन टू यू. तो आप अपने आज में जिए, और आज में जीने के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि अपने फ्यूचर को इस तरह से ओरिएंट कर सकें कि वो ब्राइट बन सके. मेहनत लगन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता. उसी मेहनत और लगन के साथ हम लोग अब अगले साल मिलेंगे आप लोगों के साथ. सो कीप लाइकिंग आवर चैनल्स. हमारा जो मोमेंटम चैनल है अब उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लस प्लेटफॉर्म पे जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम लोगों से आप पढ़ सकें. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स. मिलते हैं अगले साल. बाय बाय. सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा. सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है. उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं. जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है. कोई भी एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी. सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है. आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन. और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट. सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. बेल आइकन को हिट करना ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी, दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो. थैंक यू.